नमस्कार दोस्तों, मैं नाज़रीन खान आज आपसे अप्लाइड मैकेनिक्स विषय के बारे में चर्चा करूँगी। ये जो विषय है अप्लाइड मैकेनिक्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय में आपको फोर्स की एनालिसिस, फोर्स की जानकारी कि कितने प्रकार के फोर्स होते हैं, किस तरीके से फोर्स को क्या इफ़ेक्ट होते हैं जब वो किसी बॉडी पर लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम फोर्सेस की एनालिसिस करेंगे। अब जब हम बात करें फोर्सेस के एनालिसिस की, तो हम फोर्सेस के एनालिसिस कहाँ करेंगे? तो फोर्सेस के एनालिसिस के लिए हम आप आगे चलते हैं। आई विल शो यू वन फिगर, वन पिक्चर। यू कैन सी दिस पिक्चर। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ टैकोमा नैरो ब्रिज। इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन नवंबर 23 1938 में स्टार्ट हुआ था और इसको पब्लिकली ओपन किया गया है जुलाई 1 1940 में, और दिस वाज कोलैप्स्ड इन जस्ट नवंबर 7 1940। तो इतनी जल्दी इस ब्रिज का कोलैप्स होना ड्यू टू forces, different type of forces, due to different type of vibrations was occur in the in this structure. इस structure में बहुत सारे ऐसे vibrations हुए जिसकी एनालिसिस नहीं की गई थी. That was the cause of failure for this bridge. जिस ब्रिज, तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जो आपके फोर्सेस थे उन फोर्सेस की एनालिसिस नहीं की गई, यानी फोर्स की एनालिसिस करना कितनी ज़रूरी है। इस बात को आपको इस पिक्चर से आपको इस विषय का महत्व ज़रूर समझ में आया होगा, क्योंकि किसी भी स्ट्रक्चर के सक्सेस होने में इस सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल है। स्ट्रक्चर्स में चाहे आपकी मशीन्स हो या फिर आपका कोई प्रोडक्ट हो, तो वो तभी आपका सक्सेस है जब आपने उसमें टोटल जो उसकी आपने एनालिसिस कर रखी है, दैट इज़ राइट। तभी वहाँ पे एक्यूरेट आपका एक सक्सेसफुल स्ट्रक्चर तैयार होगा, सक्सेसफुल आपकी मशीन तैयार होगी, सक्सेसफुल आपको जो प्रोडक्ट तैयार होगा। जब अगर आपने उसकी ढंग से फोर्स एनालिसिस नहीं करी हुई है, दैट विल द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ एनी स्ट्रक्चर, मशीन और प्रोडक्ट। आज की सराउंडिंग में हम विज्ञान से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। आप अगर अब नज़र उठा के देखेंगे, लाइट से लेकर के फैन से लेकर आप आपके घर में एसी, फैन, सब कुछ ही क्या है, जस्ट क्या है, आपका प्रोडक्ट ऑफ साइंस की उपलब्धियां हैं जिनको मानव जाति के जीवन को आसान बनाने के लिए बनाया गया। तो साइंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है व्यक्ति के जीवन में। तो इसे हर व्यक्ति अपने अपने नज़रिए से समझता है। एक साधारण व्यक्ति समझता है कि सिर्फ ये लैब में प्रयोग किए जाने वाली कुछ परिभाषाएं हैं। गैर वैज्ञानिक का क्या मानना है कि जो ह्यूमन लाइफ सर्वाइव कर रही हैं उनके विकास के लिए, उनको जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम साइंस का यूज़ करते हैं। जबकि बिजनेस एग्जीक्यूटिव का क्या मानना है कि यह कुछ है जो हमारी दैनिक विनिर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण समस्याओं का समाधान करता है। यानी कि जो भी दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, किसी भी प्रोडक्शन में, उस प्रोडक्शन के में होने वाली समस्याओं को ये मिनिमाइज करता है। दिस इज साइंस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पर्सन्स। बट वास्तव में क्या है विज्ञान विचारों का विकास है। जब आपके मन में कोई विचार आता है, उस विचार का विकास किया जाता है, उसको पहले उसका अवलोकन किया जाता है, उसमें प्रैक्टिकल्स किए जाते हैं, तब जाकर एक नई टेक्नोलॉजी या एक नई प्रोडक्ट की उपलब्धि होती है। तो इस तरीके से साइंस का जो रोल है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि जब हमने कहा कि उस साइंस का हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं मानव जाति के व्यवहारिक कार्यों में उनके जीवन में को आसान बनाने में, वहाँ पे उसका यूज़ कर रहे हैं, तो यानी कि उपयोग कर रहे हैं। तो उसको हमने क्या नाम दिया? अनुप्रयुक्त विज्ञान। नाउ द टर्म इज, सब्जेक्ट की हम बात करें, दैट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, इट इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच स्टडीज द
effect of external forces applied in any manner on a particle or a body। तो ये क्या है आपकी, इसमें आपको क्या स्टडी करना है, बलों की स्टडी करना है। किसी भी बॉडी पर, किसी भी पार्टिकल पर जब बाहर से बल लग रहे हैं तो उस पर उसका क्या इफेक्ट होगा। I'll show you this। जैसे कि हमारे पास ये कार है, ठीक है, जब कार रोड पे चलेगी तो उसके टायर्स और रोड के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे स्लिप कॉजेस हो जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लिप होगा। ठीक है, कार रोड पे एक वेट लगा रही है तो उसके इक्विलिब्रियम के लिए रोड भी उस पर क्या लगा रही है, आपके पास रिएक्शन फोर्स लगा रही है। ठीक है, तो ये भी आपको किसने दिया, न्यूटन ने आपको नियम दिया। नाउ आपके पास फिर जब कार आगे की ओर बढ़ रही है तो एयर भी उस पर एक फोर्स अप्लाई कर रही है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस। एयर उसको रेजिस्ट कर रही है जब आपकी गाड़ी आगे बढ़ रही है। तो इन सारे फोर्सेस की हमको एनालिसिस करना है जब कोई भी चीज़ आपकी आप बना रहे हो। ठीक है, तो इन और बनने के बाद भी तो इनकी कैलकुलेशन की जाती है। दिस सब्जेक्ट इज योर अप्लाइड मैकेनिक्स नाउ। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि वास्तव में एक इंजीनियर के लिए विभिन्न प्रकार की संरचनाओं और मशीनों की योजना, डिजाइन और निर्माण में इंजीनियरिंग यांत्रिकी का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, ताकि कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी संरचना, कोई भी मशीन का फेलियर ना हो। नेक्स्ट हम इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इसकी जो स्टार्टिंग हुई है अप्लाइड मैकेनिक्स की, दैट फेज वाज सर आइजैक न्यूटन के समय से 1643 से 1727 के मध्य शुरू हुआ, जब सर आइजैक न्यूटन ने बलों और द्रव्यमान की अवधारणा प्रस्तुत की और 1686 में हमें गति के नियम दिए। जेम्स वाट ने अपने इंजनों के प्रदर्शन की तुलना के लिए अश्वशक्ति का प्रयोग किया। उसके बाद जॉन बर्नौली ने 1667 से 1748 में आभासी कार्य के सिद्धांत दिए। तो ये जो आपके यहाँ से क्या हुआ, आपके पास अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट की, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की आपकी शुरुआत होती है। दिस इज द हिस्ट्री। नाउ अब हम बात करते हैं कि हम अप्लाइड मैकेनिक्स को बेसिकली दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज स्टैटिक्स, अनदर इज डायनामिक। स्थैतिकी और गतिकी। स्थैतिकी क्या होती है, यानी कि कोई वस्तु अपनी अवस्था, मतलब कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इस ब्लॉक पर क्या रखा हुआ है, आपके पास ये ब्लॉक इस पर स्टेबल रखा हुआ है। दूसरे में क्या हो रहा है, उस ब्लॉक को व्यक्ति अपनी जगह से बल लगा करके उसके मोशन उसमें कर रहा है, उसके पोजीशन को चेंज कर रहा है। यानी कि पहला डायग्राम क्या शो कर रहा है कि वस्तु रुकी हुई अवस्था में है, दूसरी आपकी वस्तु गति की अवस्था में है। तो जब वस्तु रुकी हुई है उस समय हम उस पर लगने वाले बलों का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो क्या हुई, स्टैटिक्स। दूसरा क्या हुआ, जब आपके पास वस्तु गतिमान अवस्था में है उस समय उस पर लगने वाले बलों की हम स्टडी कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका डायनामिक्स। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। स्थैतिकी यानी कि आपका जब बॉडी आपकी रेस्ट में है, यह इंजीनियरिंग यांत्रिकी वह शाखा है जो स्थिर पिंडों पर लगने वाले बलों और उनके प्रभावों का अध्ययन करती है। आप इसके लिए स्थैतिकी के लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी ब्रिज है, वो क्या है, बना हुआ है, आपने उसे बनाया है, लेकिन वो क्या है, स्टेबल रहता है, बट उसमें लगने वाले फोर्सेस की स्टडी कर रहे हैं, तो दैट इज योर किसके अंदर आ जाएगा, आपका स्टैटिक्स के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं डायनेमिक्स की। डायनेमिक्स की, अब उस ब्रिज पर चलने वाले कारें हैं वो कैसी पोजीशन में है, डायनेमिक पोजीशन में है, गति कर रही है उस पे। तो यानी कि हम जब वस्तु गतिमान अवस्था में है उस पर लगने वाले बलों की हम स्टडी कर रहे हैं, तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, वो आएगा आपकी गतिकी के अंतर्गत, यानी कि डायनामिक्स के अंतर्गत। तो यह इंजीनियरिंग यांत्रिकी की वह शाखा है जो गतिमान पिंडों पर लगने वाले बलों और उनके प्रभावों का अध्ययन करती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डायनामिक को
दो पार्ट में डिवाइड किया है, वन इज अ काइनेमेटिक्स, अनदर इज अ काइनेटिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स तो गति विज्ञान। गति विज्ञान यानी कि यह अध्ययन है कि वस्तुएं कैसे गति करती है बिना यह विचार की गति का कारण क्या है। इसमें वस्तु की स्थिति, वेग और त्वरण जैसे मापदंडों का अध्ययन किया जाता है। यह बताता है कि एक वस्तु समय के साथ कैसे चलती है, लेकिन यह नहीं बताता गति क्यों हो रही है। ठीक है, यानी कि सिर्फ यहाँ पे हम गति का अध्ययन कर रहे हैं, किस कारण से हो रही है, क्यों हो रही है, उसकी स्टडी हम नहीं कर रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं, काइनेमैटिक्स। ठीक है, जैसे कि एक गेंद फेंकी तो उस गेंद को फेंकने में कौन सा फोर्स लगा। एक गेंद को आपने फेंका तो उसमें आपने कौन सी फोर्स को लगाने की जरूरत पड़ी, बस वो आपने उसको फेंका तो वो कितनी दूर गई, ये आपने स्टडी की। यानी कि एक गेंद कितनी दूर तक जाएगी, लेकिन ये तो आपने देखा, लेकिन किस फोर्स की वजह से गई, क्यों गई, यहाँ पे इसकी स्टडी नहीं की जाएगी। ये स्टडी आपकी इसमें आ जाएगी गतिज में, यानी कि काइनेटिक्स में। गेंद को फेंका है तो उसमें लगने वाला फोर्स कौन सा है, क्यों फेंका है और कहाँ तक जाएगी, ये पूरी स्टडी आपकी किसमें आ जाएगी, गतिज में, यानी कि काइनेटिक्स। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में सिर्फ आप बल लग रहा है, उस जो जिस बल से आप उसको फेंक रहे हो उसकी मतलब कि तो क्या कहाँ तक वो जा रही है, सिर्फ उसकी स्टडी करना है। जबकि हम गतिज में क्या कर रहे हैं, कौन सा बल लगाया, कितनी दूर तक जाएगी, इसकी पूरी हमें स्टडी करनी है। दिस इज अ काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। अब हमने जब बात करी, हम यहाँ बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। तो फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि। जैसे कि हम लोगों ने कहा कि आपने गेंद फेंकी, तो गेंद फेंकी, हमने कहा कि हमने एक पर्टिकुलरली डायरेक्शन में फेंकी और कितनी तो दूरी तक गई। हमने कहा कि गेंद हमारी 10 मीटर तक गई या 10 किलोमीटर तक गई। 10 किलोमीटर तक गई, तो ये जो हमारा न्यूमेरिकल डेटा है, दैट इज शोइंग द मैग्नीट्यूड, अनदर इज शोइंग द यूनिट। यानी कि 10 किलोमीटर, तो 10 क्या शो कर रहा है आपका, उसमें एक मैग्नीट्यूड को प्रदर्शित कर रहा है। किलोमीटर क्या दिखा रहा है, उसकी यूनिट को दिखा रहा है। ठीक है, तो यानी कि सामान्य शब्दों में वे सभी राशियां जिनको नापा जा सकता है, या ये कहें जिस राशि को का कोई मान होता है अथवा जिसका कोई मात्रक होता है, वह भौतिक राशियां कहलाती हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। लाइक लेंथ, आपने एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी को नापा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको नापना है। ठीक है, तो टाइम, कितने समय में कितने पर्टिकुलरली आपने काम किया, कितना मास, कितना मास है, तो ये जो एक आपके क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको मास, लेंथ, टाइम, तो ये आपका सिर्फ एक मैग्नीट्यूड नहीं है, मैग्नीट्यूड के साथ आपके साथ इनके साथ यूनिट भी प्रदर्शित होंगी। तो यूनिट्स को हम आपके पास बेसिकली आपके पास दो टाइप की यूनिट्स होंगी, बेस यूनिट्स या मूल मात्रक, और दूसरा होता है आपके ड्राइव्ड यूनिट्स यानी व्युत्पन्न मात्रक। तो फर्स्ट है आपका मूल मात्रक। मूल मात्रक यानी कि जो बेस है, यानी कि आपकी बेस यूनिट्स। तो कोई भी चीज़ का बेस क्या होगा, बेस भैया आपने कहा लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये क्या है, बेस है। ठीक है, तो इसको हमने क्या कहा, आपसे कहा कि आप किसी के पास, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल लेके चलती हूँ कि आप एक दुकानदार के पास गए, आपने उससे कहा कि भाई हमें 5 शुगर दे दो। अब 5 शुगर क्या, 5 केजी शुगर दे दो, ठीक है, 5 ग्राम शुगर दे दो, कितनी शुगर दे दो। तो वहाँ पे क्या लगानी पड़ेगी, आपको यूनिट लगानी पड़ेगी कि हाँ हमें 5 केजी शुगर दे दो। ठीक, तो ये केजी है, ये क्या कहला रही है, इसकी यूनिट कहला रही है। ठीक, तो फंडामेंटल यूनिट्स आपकी जिनमें सिर्फ एक ही यूनिट है, इसमें किसी दूसरी यूनिट पर डिपेंडेंट नहीं है, वो क्या कहलाते हैं, आपके मूल मात्रक कहलाते हैं। सेकेंडली अब बात करते हैं ड्राइव्ड यानी व्युत्पन्न मात्रक। ड्राइव से यही समझ में आ रहा है कि इसको हम ड्राइव करेंगे। ड्राइव इन द सेंस कि ये जो यूनिट्स होंगी ये
आपकी फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करेंगी और उनसे मिलकर बनी होंगी। एग्जाम्पल के लिए आप वेग ले सकते हैं। तो वेग का क्या होता है आपके पास फॉर्मूला, दूरी बटे समय। और दूरी यानी कि इसमें आपके पास दो फंडामेंटल यूनिट आ गई, एक फंडामेंटल यूनिट आ गई आपकी दूरी की और दूसरी फंडामेंटल यूनिट आ गई आपकी समय की। दूरी बटे समय, दूरी को हम दूरी की यूनिट क्या होगी आपकी, फंडामेंटल दूरी की क्या हो गई, मीटर, और समय की हो गई आपकी सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि हमें ये जो यूनिट्स हैं वो आपकी फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बन रही हैं, उस पर डिपेंडेंट है। यहाँ पे समय को जब आपने दूरी को समय से भाग दिया तब आपके पास वेग मिला, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हुई, मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से वॉल्यूम है, ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो यानी कि इसकी यूनिट क्या हुई, मीटर क्यूब। तो ये डिपेंड करा आपकी लंबाई पर, ठीक है, विड्थ पर और हाइट पर। इन तीनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया, इन तीनों को जब यानी कि आपने ड्राइव किया, तो क्या आया आपके पास, मीटर क्यूब। तो ये इसकी SI यूनिट है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इट्स अ वेरी बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट। ये आप बाय द क्लास 11-12 में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा फिजिक्स में। नाउ यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। तो जैसे कि हमने कहा इसके सिंबल्स और यूनिट की बात कर लेते हैं। तो बेसिक क्वांटिटी में लेंथ का सिंबल क्या होता है, स्मॉल l, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम बाय मीटर्स, m, इसकी यूनिट क्या है, मीटर। मास की सिंबल क्या है, m, इसकी यूनिट क्या है, kg। टाइम की स्मॉल t, इसका यूनिट क्या है, सेकेंड। टेम्परेचर, इसका सिंबल क्या है, T, इसकी यूनिट क्या है, कैलोरी, इसको हम K से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, सिंबल क्या है इसका, कैपिटल I, इसको रिप्रेजेंट करेंगे A फॉर एम्पियर। एंड देन प्लेन एंगल को हम कैसे दिखाते हैं, बाय द हेल्प ऑफ थीटा, और यूनिट क्या होती है इसकी, रेडियंस। इसी तरीके से हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ का हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, वर्क एंड एनर्जी है, पावर है। तो वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स को हम f, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन। वर्क एंड एनर्जी के हम w से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट होती है जूल, j। ड्राइव देन है आपके पास पावर, पावर को हमका सिंबल क्या होता है, p, और इसकी यूनिट क्या होती है, वॉट, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनके सिंबल्स और यूनिट की बात कर ली हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज़ की। और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मात्रकों की प्रणालियों के बारे में। भाई मात्रक की प्रणाली की बात करें तो ये आपके बेसिकली 4 प्रकार की होती है, ठीक है, जो हर जगह मान है। इन्हें इस प्रकार जाना जाता है। पहला है आपका CGS मात्रक, FPS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड मात्रक, फुट पाउंड सेकेंड मात्रक, मीटर किलोग्राम सेकेंड मात्रक, और SI जो कि आपकी हर जगह इंटरनेशनली मानने वाली यूनिट्स हैं। देन इसके बारे में बात करते हैं CGS मात्रक। तो इस प्रणाली में लंबाई, जो आपके पास जो बेसिक आपकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, लंबाई है, आपकी द्रव्यमान है, समय, इनकी जो मूल इकाइयाँ क्रमशः आप उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड से। इसी तरीके से फुट पाउंड सेकेंड, इनको हम किससे रिप्रेजेंट, आपकी लंबाई को फुट से, द्रव्यमान को हम पाउंड से, और समय को हम सेकेंड से रिप्रेजेंट करते हैं FPS मात्रक में। एम्पियर्स जो मात्रक है वो CGS इकाइयों के गुणज होते हैं, उनको गुणा करके ही बनते हैं। जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो इस प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान और समय की इकाइयाँ क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकेंड होती है। अब इसके बाद बात हम करते हैं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय इकाइयों की प्रणाली की। तो इन बेसिकली ये जो आपके पास भाई हमने जैसे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय इकाइयों की बात करी, हम एक अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड्स है, भाई हम क्या कह रहे हैं, ये जो आपके यूनिट्स है कि स्टैंडर्ड शो करती है, एक मात्रक शो कर रही है कि उसी के उसमें
उसी के रिप्रेजेंट में अगर हमने कहा कि हमें बाहर से सामान लेना है, बाहर से इन द सेंस मीन्स हमें अदर कंट्री से सामान लेना है, तो यूनिट ऐसी होनी चाहिए जो हर जगह आपकी मान्य हो। यानी कि आप भाई आपने कहा कि आप दूसरे देश में जा कर के कह रहे हो कि हमें 5 लीटर पेट्रोल चाहिए, ठीक है। अब वो 5 लीटर पेट्रोल मालूम पड़ा कि उनके यहाँ लीटर नहीं चल रहा है, अगर तो उनको नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए पेरिस में 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई। उस जनरल कॉन्फ्रेंस में आपकी जो एसआई स्टैंडर्ड्स मातक बनाए गए, जिनको जो कि इंटरनेशनल हर जगह मान्य है, ठीक है। तो इसलिए उनको हमने इंटरनेशनल यूनिट्स कहा गया, ठीक। तो ये इसके हमारे पास जो क्या कि मीटर है, किलोग्राम है, सेकेंड है, तो ये आपके हर जगह मान्य है। तो यहाँ पे जैसे कि हम घनत्व को दिखाएंगे तो उसके आपका तो केजी पर मीटर क्यूब, बल का हुआ न्यूटन, आपका प्रेशर का न्यूटन पर mm स्क्वायर, किए गए कार्य जूल यानी कि न्यूटन मीटर, वॉट का जूल पर सेकेंड, ठीक है। अब जैसे कि हम लोगों ने भौतिक आपसे पहले ही बात करी इसकी भौतिक राशि की, फिजिकल क्वांटिटी की, तो फिजिकल क्वांटिटी में जैसे हमने मैग्नीट्यूड की बात करी, अब सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो भाई हमने कहा अगर हमने कहा हमने 100 हमने कहा 100 मीटर कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह गई, तो वो वस्तु एक जगह से दूसरे तो कहाँ से किस डायरेक्शन में गई, अगर वहाँ पे डायरेक्शन आ जाती है, यानी कि जब दिशा की बात हो जाती है, तो वो राशि क्या हो जाती है, वो क्वांटिटी क्या हो जाती है, आपकी सदिश राशियाँ हो जाती है। और जब बिना दिशा की हम बात कर रहे हैं, बिना दिशा दिए, तो वो क्वांटिटी कैसी है, अदिश राशि है, ठीक है। तो अदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटी, वह भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की नहीं, दिशा की नहीं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम, अदिश राशियाँ या स्केलर क्वांटिटीज। उदाहरण के लिए दूरी है, चाल है, द्रव्यमान है, समय है, कार्य है, ऊर्जा है, ताप आदि, दीज आर द एग्जांपल्स फॉर द स्केलर क्वांटिटीज, ठीक। आपने इसके बाद हमने कहा, अब जब हमने कहा दिशा की बात करी, हमें जब दिशा बता दी, तो वो राशियाँ क्या कहला रही हैं, आपकी सदिश राशियाँ कहला रही हैं। तो विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, रेखीय संवेग, बल, आघूर्ण, तो इनमें क्या होता है, इनमें आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना जरूरी है। तो ये क्या कहलाती है, आपकी स्केलर क्वांटिटीज कहलाती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो इसमें माप 10 और उसमें सा जो किलोमीटर है वो क्या दिखा रहा है, इसकी यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर यह कहा जाए कि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी दक्षिण दिशा की तरफ तय करता है, तो पहले वाली स्थिति में 10 किलोमीटर दूरी है और दूसरी स्थिति में 10 किलोमीटर क्या है, विस्थापन है। तो जिसमें एक अदिश राशि है, दूसरी सदिश राशि, जिसमें जिसमें मैग्नीट्यूड को दिशा के साथ बताया जा रहा है, वो कैसी राशि हुई, आपकी सदिश राशि हुई, क्योंकि उसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध हो रहा है। तो वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं तथा जो वेक्टर के योग के नियमों का पालन करते हैं, सदिश राशियाँ कहलाते हैं। देन यहाँ पे हमने राशियों की बात करी, फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर ली। अब हम बात करते हैं रिजिड बॉडी की। तो रिजिड बॉडी तो कणों की एक बड़ी संख्या का संयोजन, यानी कि बहुत सारे आपने कणों को जोड़ करके एक बॉडी को बनाया है, लेकिन इनके बीच की जो दूरियां हैं वो कैसी हैं, निश्चित है। कैसी है आपकी निश्चित है। और जब इस पर आप कोई बाहर से फोर्स लगाओगे तो इनमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन विच ऑल द पार्टिकल्स रिमेन एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अनदर बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड, ठीक है। हियर मास एंड साइज ऑफ द बॉडीज आर कंसिडर्ड व्हेन एनालाइजिंग द फोर्स। तो जब एक बॉडी के बीच की जो दूरी है वो चेंज नहीं हो रही है, यानी कि बॉडी कैसी है, आपने उसको फोर्स लगाया, वो कैसी है, वो कैसी है आपकी, उसके कणों के बीच की दूरी नहीं बढ़ रही है, वो डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। तो उसको हम क्या कह रहे हैं, रिजिड बॉडी। बॉडी कैसी हुई, रिजिड हुई। इसके बाद की चर्चा हम आपसे इस विषय के
कंटिन्यूशन में हम आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे जिसमें इसके आगे की बात करेंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। धन्यवाद।